अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि F1 में फ़ेल होने के रीज़न, साथ ही साथ ग्रिड को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपना इस पेपर को बेहतर तरीके से जो है वो पास कर सकते हैं। ग्रिड की अगर मैं बात करूँ तो ICAP ने आपकी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ग्रिड 1 के अंदर आपके पास करेक्शन ऑफ एरर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IS 8, IS 7, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 35 टू 45 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। इसमें आपके पास जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO, ये जो है वो आपके पास T2 की टेस्टिंग के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि यहाँ से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट कर सकते हैं। ग्रेड बी की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपके पास EPS कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अंदर EPS और आपके पास रेशो जो है वो T2 की टेस्टिंग के अंदर आता है। 20 टू 30 मार्क्स तक की ये वेटेज जो है वो आपके पास ग्रेड रखती है। ग्रेड सी की बात करूँ तो ये आपके पास जो है वो अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर आपके पास IS 16, IS 20, 23, 36, 40 जो कि 30 टू 40 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। और यहाँ पर आपके पास IS 16 और IS 40 जो है ये T2 की टेस्टिंग के अंदर फॉल करते हैं। T2 की टेस्टिंग से मुराद ये है कि यहाँ पर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टेस्ट कर सकता है, और T1 की टेस्टिंग में यह है कि मैक्सिमम इन टॉपिक से जो है वो 8 मार्क्स तक ICAP चीज़ों को जो है वो पूछ सकता है। अब उन रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से बच्चों का जो है वो पेपर फेल होता है। सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिली और बार बड़ी दफ़ा मैंने भी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत बुरी होती है बच्चों की। अगर आप रिसेंट अटेम्प्ट का एग्जामिनर कमेंट उठा के देखें तो वहाँ पर भी उसने यही बात की है कि बहुत ही वीक प्रेजेंटेशन थी। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सी लर्निंग का प्लेटफॉर्म लास्ट 5.5 ईयर से टेस्ट सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और स्टूडेंट टेस्ट आकर देखते हैं तो जो बच्चों के जब हम टेस्ट चेक करते हैं तो वहाँ पर भी जो मेजर मिस्टेक हमें देखने को मिलती है वो है प्रेजेंटेशन। बच्चे प्रेजेंटेशन सही तरह नहीं करते। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम नहीं लिखते, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिखते कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ की है, एज एट है, एज ऑफ है, इन चीज़ों को मेंशन ही नहीं करते। कंपनी का नाम लिखिए आप, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है फॉर द ईयर, ये मेंशन करें। उसके बाद आप जो है उसकी प्रॉपर रुपीज़ इन थाउजेंड, रुपीज़ इन मिलियन, इन चीज़ों को जो है वो मेंशन करें। अब अगेन कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह चीज़ों को मेंशन करें, रुपीज़ इन मिलियन लिखे। वर्किंग का रेफरेंस नहीं देते। अगर वर्किंग कर लेते हैं तो वर्किंग का रेफरेंस नहीं देते कि ये वाली फिगर जो है वर्किंग 1 से आई है या वर्किंग 2 से आई है। एटलीस्ट इसको तो मेंशन करें कि वर्किंग 1 से आई है, वर्किंग 2 से आई है। इसके बाद बच्चों की क्या होता है कि बच्चे सबसे पहले वर्किंग सबसे पहले कर लेते हैं, वर्किंग सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जबकि आप क्वेश्चन को पढ़ें, ये पता मसला कब आता है, जब आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था। पहली चीज़ जो है वो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले अच्छे तरीके से आपने आना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन को रीड करना है। जब आप पूरा क्वेश्चन एक या दो बार रीड कर लेंगे, उसके बाद आपके माइंड के अंदर एक प्लान बन जाना चाहिए कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ का आंसर एक पेज या दो पेज पे आएगा, वो आप लें एक दो पेज, उसके बाद जो थर्ड वन या फोर्थ वन पेज है उसके ऊपर आप उसकी वर्किंग स्टार्ट कर लें। ये बेहतर तरीका है प्रेजेंटेशन का। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो जी पढ़ने का कोई मार्क्स ही नहीं है। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है जी, लास्ट में पढ़ते हैं, अच्छा यार ये रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है या इसमें जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, वो शुरू कर देते हैं। जबकि उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि अक्सर औकात जो आपके पास एडजस्टमेंट 1 है, हो सकता है वो एडजस्टमेंट 6 के साथ या 8 के साथ लिंक करके आ रही हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो जब तक आप रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। अब पेपर के ऊपर, जब आप पेपर फाइनल एग्जाम्स के अंदर और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट 1 है वो इसके साथ लिंक कर रही है या इसके साथ लिंक कर रही है, आप यहाँ पे छोटा सा 1 लिख लें, या सर्कल बना लें, या ट्राइंगल बना लें, या स्क्वायर बना लें, रेक्टेंगल बना लें। उसके ऊपर आपको कोई भी जो है वो ICAP मना नहीं करेगा, आप इस तरह कर सकते हैं। आप इधर स्क्वायर बना लें और इधर स्क्वायर बना लें, या इधर और इधर सर्कल बना लें कि ये दोनों आपस में लिंक है, जो आपको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, ताकि आप जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस के साथ लिंकिंग है। और जब उसे सॉल्व करने लगे तब आपको आइडिया हो कि यार ये वाला सर्कल इसके आगे सर्कल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी अटैचमेंट नीचे मौजूद है या उसके साथ लिंक कर रही है, या उसके आगे 1 लिख लेंगे, इस वाली लाइन आइटम के साथ जो है एडजस्टमेंट नंबर 1 लिंक है, इस वाली लाइन आइटम के साथ एडजस्टमेंट नंबर 2 लिंक है, इस वाली लाइन आइटम के साथ वट एवर जो भी एडजस्टमेंट लिंक है। इस तरह आप ये प्रैक्टिस अगर आप डे 1 से करेंगे तभी आपको लास्ट में जो है वो मदद देगी। इसके अलावा जितने मार्क्स आपको दिए हैं उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें और उतने रेलेवेंट टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चन कंप्लीट करें। क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए आपने हरगिज सोल्यूशन नहीं देखना, फर्स्ट वन।
सेकंड वन ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उसको मिड में नहीं छोड़ना है। जितना आपको समझ आ रहा है उसको कंप्लीट करें। लेट्स सपोज अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसको अज्यूम करें। क्वेश्चन जब आपको लगे कि आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसको आंसर से मैच करना है। ये बेहतरीन तरीका है आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। इसके अलावा न्यूमेरिकल पेपर है, इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आपको हर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर जो स्टेप आपका सही है उसके मार्क्स मिल जाएंगे, जो स्टेप आपका गलत है उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट डेज के अंदर आप जाके एटलीस्ट 2 या 3 पास पेपर लाजमी अटेम्प्ट करें। अदरवाइज आप ऐसी लर्निंग का जो है वो मिड मॉक सेशन ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और फुल बुक प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसे अटेम्प्ट करें ताकि आपको अपनी गलतियों का आइडिया हो सके। अब रीजंस क्या है, आप पीआरसी बैकग्राउंड से आते हैं, जिसकी वजह से आपका एमसीक्यूज जो है वो आपकी ग्रिप हुई होती है। आपको रिटन प्रैक्टिस का इतना आइडिया नहीं होता। वहाँ पर आप ज़्यादातर जो पेपर पढ़ रहे होते हैं वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज तरीके से उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिटन प्रैक्टिस में लैग आता है। आप रेलिवेंट टाइम फ्रेम में अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर आप रेलिवेंट टाइम फ्रेम, ये आपके साथ नहीं है, एग्जामिनर कमेंट्स बता रहे हैं कि हर बच्चे के साथ यही मसला है कि वो रेलिवेंट टाइम फ्रेम में उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। ये खाली आपके साथ मसला नहीं, तमाम बच्चों। उसकी रीज़न क्या है कि जब उनको आदत ही नहीं होगी कि 3 घंटे का पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, तो वो फाइनल के अंदर जाके नहीं कर सकते। अब एक बच्चा जो कि 2 से 3 पास पेपर वन सिटिंग के अंदर इस तरह अटेम्प्ट करके गया, जैसे एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट करते हैं, तो जब वो एग्जाम्स के अंदर जाएगा तो वो पेपर प्रेशर ही नहीं आएगा उसके पास। वो रेलिवेंट टाइम फ्रेम के अंदर 3 घंटे के अंदर अपना पेपर आराम से कर लेगा। उसको आइडिया होगा चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। अब आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, आप क्वेश्चन वन पे ही अपना आधा घंटा या घंटा इन्वेस्ट कर देते तो रिमेनिंग जो आपके इजी क्वेश्चन होंगे, जहाँ से आपने इजी मार्क्स लेने होंगे, आप वहाँ पर लैग कर जाएंगे। अगर आप ये रिसेंट अटेम्प्ट का अगर आप देखें, जिसके अंदर जो है वो सबसे बुरा रिजल्ट R1 के अंदर था, अगर आप इसके अंदर देखें तो 9 क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, क्वेश्चन वाइज पासिंग रेशियो भी आ रही है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो किसी भी बच्चे ने, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे ने जो है वो यहाँ पर 50% ही मार्क्स लिए हों हर क्वेश्चन के अंदर, ऐसा नहीं है। कहीं पर आप 39 लेंगे, कहीं पर आप 29 लेंगे, कहीं पर 25 लेंगे, कहीं पे 55 लेंगे। तो ये ओवरऑल क्लब करके आपको जो है वो पासिंग रेशियो की तरफ, आपको जो 50% मार्क्स चाहिए उसकी तरफ लेके जाएगा। तो ये अगेन ये वही चीज़ है जो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में पूरे मार्क्स या 50% मार्क्स स्कोर करें तभी आप जो है वो 50 मार्क्स तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर 16 मार्क्स है तो कहीं से आप 8 ले रहे होंगे, कहीं से आप 16 मार्क्स में से लेट्स सपोज आप 12 ले रहे होंगे, तो कहीं आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, कहीं आप बुरा परफॉर्म कर रहे होंगे। ओवरऑल ये सब मिलके फिर आपको पासिंग रेशियो की तरफ लेके जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चन के अंदर इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि आप जो है वो बाकी वो क्वेश्चन जो आपको आता है वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो कि अगेन आई कैप ने यहाँ पर एग्जामिनर कमेंट ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके रीज़न क्या थे, उनके पास टाइम नहीं था। ठीक है, और उन्होंने प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर के साथ उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने कंपनी का नाम नहीं लिखा होगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं लिखा होगा, फॉर द ईयर नहीं लिखा होगा, रुपीज़ इन मिलियन नहीं लिखा होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर को जो है वो बाइफरकेट नहीं किया होगा, वर्किंग बीच में की होगी, हालांकि वर्किंग सेपरेट करनी है। अब जो चीज़ें वर्किंग के अंदर, आप वर्किंग के अंदर खोल लें, जो आपको लगे फेस, फेस से मुराद मेरा ये है यानी कि इनकम है, इसके आगे आप ये प्लस माइनस करके यहाँ ब्रैकेट लगा के इस जगह के ऊपर ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं, आप कर लें जहाँ पे मेरा इस टाइम कर्सर है वहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर एक फिगर सॉल्व करें और फाइनल आंसर वहाँ पे लास्ट पे दे दें। जब आपको लगे आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तब आप ब्रैकेट बंद करें और इस तरह यानी कि छोटी ब्रैकेट लगाएं और उसको स्टार्ट करें, वहाँ पे अपना सारा आंसर लिखकर बाद में ब्रैकेट बंद कर लें, वर्किंग का रेफरेंस दें कि ये फिगर कहाँ से आई। ये कब होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तभी आपको आइडिया होगा कि कौन सी मैंने वर्किंग खोलनी है, किसकी एडजस्टमेंट कितनी है, किसको कहाँ एडजस्ट करना है। जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तब तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा अगर आप लास्ट टू स्प्रिंग 2024 से पीछे का अगर आप जो है वो मार्किंग स्कीम चेक करें तो प्रेजेंटेशन के 2 मार्क्स आई कैप ने क्लियर कट दिए हुए उन दोनों पेपरों के अंदर। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स है। रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी आई कैप ने एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर यही कहा हुआ है कि वीकनेस इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन वीक है आपकी, जिसकी वजह से आपका पेपर फेल हो रहा है। जब प्रेजेंटेशन वीक होगी तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा, वो अच्छी तरह आपने अपना आंसर जो है वो प्रेजेंट नहीं किया होगा। जब वो आंसर आपने अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं किया होगा, एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा होगा चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, वर्किंग का आपने रेफरेंस नहीं दिया होगा। इसके अलावा क्या करते हैं, एक्सेसिव और अननेसेसरी वर्किंग करते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स के साथ ही एक्सेसिव और अननेसेसरी वर्किंग करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी उसने यही बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ठीक है, इजीली वो परफॉर्म कर सकता था, लेकिन मसला क्या था, लास्ट के अंदर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और अगेन उसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से वो अपना पेपर फेल कर गए। प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट,
ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपका पेपर 40+ के ऊपर फेल हो रहा है तो दो बड़ी रीज़न है उसके अंदर। सबसे पहले आपकी टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर सबसे बड़ी रीज़न है, दूसरी आपकी सबसे बड़ी रीज़न प्रेजेंटेशन है। अगर आपका 40+ के ऊपर पेपर फेल हो रहा है और आप ये आइडेंटिफाई करें कि मेरा पेपर क्यों फेल हुआ है, तो उसकी रीज़न ये है। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको यही नहीं पता कि आपका पेपर किस वजह से फेल हुआ है तो फिर आपको अगली अटेम्प्ट भी लग सकती है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपका पेपर फेल क्या हुआ है, वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपका पेपर फेल हुआ है। वो प्रेजेंटेशन की रीज़न हो सकती है, वो टाइम मैनेजमेंट की रीज़न हो सकता है आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट ना किया, हो सकता है आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों जिसमें आपने अपना 30% या 40% पासिंग रेशो आपने लेनी थी, लेकिन वो अटेम्प्ट ही नहीं किया जिसमें आपने 60%, 70%, 80% पासिंग रेशो लेनी थी। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है आपने प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से ना परफॉर्म किया जिसकी वजह से आप पेपर फेल हो रहा हो। तो ये सब पॉसिबल चीज़ें आपको लेके जा रही हैं फेलियर के रीजंस की तरफ। अगेन आप क्या करें, जब भी आप बैठें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने, उसका सोल्यूशन ना देखें, उस पूरे क्वेश्चन को रेलिवेंट टाइम फ्रेम के अंदर मल्टीप्लाई बाय 155 करके उससे सॉल्व करें। उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देखें, फिर उस सोल्यूशन के साथ मैच करें और कंपेयर करें। टेस्ट लाजमी ज्वाइन करें। एससी लर्निंग का रिकॉग्नाइज टेस्ट सेशन है जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, मिड मॉक सेशन अवेलेबल है जिसे आप लेकर जो है वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड को लाजमी देखें। ठीक है, ग्रिड से आपको आइडिया होगा। पास पेपर एनालिसिस को चेक करें कि यार ये टॉपिक जो है वो इतनी बार टेस्ट हुआ है, ये टॉपिक इतनी बार टेस्ट हुआ है, इसके थोड़े से कंपैरेटिवली कम बार टेस्ट हुआ, हो सकता है इस अटेम्प्ट के अंदर ये ज़्यादा टेस्ट हो जाए। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप करें। जब आप अपने रिवीजन के अंदर जा रहे हो या जिस भी चीज़ों के अंदर जा रहे हो उसमें जो आपको लगे कि यार ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर तमाम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, तो ठीक है मैं लास्ट डेज के अंदर जब रिवीजन पे जाऊँगा तब इन क्वेश्चन को भी लाजमी देखूंगा। तो इस तरह जब आप प्लानिंग करके चलेंगे इंशाल्लाह आपका पेपर लाजमी पास होगा। साथ अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह से दुआ करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह को याद करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए ये अटेम्प्ट बेहतर बनाए और आपके लिए जो है वो इन पेपरों को पास करे। जो भी आपने पेपर चूज़ किए हैं, किसी भी किस्म की कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम लोग अवेलेबल हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।